गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर 6 में आज अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक क्लोज़र लुक मगध। तो जैसा कि अभी तक हमने जनपद और महाजनपद के बारे में देखा कि जनपद में से ही कुछ जनपद इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि वो बाकी जनपद पर भी अपना कंट्रोल रखने लगी। यानी कि जैसे मैंने आपको एक इमेज के थ्रू समझाया था, एक डायग्राम भी बनाया था कि एक जनपद का राजा इतना पावरफुल है कि वो बाकी जनपद पर भी कंट्रोल रख रहा है, लेकिन वह अपने जनपद में ही रहना चाहता है। लेकिन कंट्रोल कैसे रखना चाहता है? बाय कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि दूसरी जनपद के लोग उसके अंडर कंट्रोल में आते हैं और वो भी अपने को उस पावरफुल जनपद को क्या पे कर रहे हैं? टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो जनपद ज़्यादा पावरफुल हो गई उसे कहा जाने लगा महाजनपद। तो इसी तरह से उस समय पर जो महाजनपद पावरफुल हुआ करती थी, यानी कि 2500-3000 साल पहले, उन्हीं में से एक महाजनपद है बेटा मगध। मगध इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मगध का जो एम्पायर था, है ना, एम्पायर और किंगडम दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, है ना। किंगडम केवल एक स्टेट, एक राज्य, और एम्पायर यानी कि वो सभी किंगडम्स जो उस एक राजा के अंडर कंट्रोल में आते हैं, वो उसके एरिया में शामिल हो जाते हैं। तो वो सभी किंगडम्स जो एक राजा को टैक्स पे कर रहे हैं और उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, तो वो सभी किंगडम्स मिलकर बन जाती है एम्पायर। तो जो मगध एम्पायर या मगध महाजनपद था, वो उस समय का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम माना जाता है या महाजनपद माना जाता है। अब ये मगध है कहाँ पर? सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि मगध है कहाँ पर। तो मैं आपको एक मैप शेयर करूँगा, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि मगध एट प्रेजेंट, अगर हम इंडिया के मैप में इसको देखना चाहें, तो ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न एमपी और जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, उसे उस समय पर यानी कि 3000 साल पहले मगध कहा जाता था। ठीक है बच्चों। अब और क्या इम्पोर्टेंस रही है मगध की, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके, एक एक करके हम रीड करते हैं। मैं इसकी आपको स्लाइड्स भी शेयर करूंगा ताकि डिटेल नोट्स आप वहां से भी देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट तो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया कि मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मगध किंगडम था, इस किंगडम से ऐसे तो बहुत सारी नदियां फ्लो करती थी बच्चों, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा और सोन मगध एम्पायर से फ्लो करती थी। अब रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? हम हिस्ट्री में अभी तक पढ़ते आए हैं बच्चों कि लोगों ने वहीं पर रहना स्टार्ट किया जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, यानी कि लोग रहा करते थे नदियों के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। और जो ये गंगा और सोन रिवर थी, इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मगध को मिला। जैसे वो इन नदियों के थ्रू अपने सामानों को ट्रांसपोर्ट करते थे, है ना। नदियों में नाव को रखा जाता था और नाव में जो भी उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता था, तो नदियों के जो बहाव है, उस बहाव का यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामानों को भेजा करते थे, गुड्स को भेजते थे। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा फॉर वाटर सप्लाई, यानी कि खेतों में पानी देना हो, शहरों में पानी देना हो, या पूरे एम्पायर में लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, तो वह भी इन दोनों नदियों से ही पूरा किया जाता था। तीसरा फ़ायदा, इन दोनों नदियों की वजह से मगध एम्पायर की जो ज़मीन थी, जो लैंड थी, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, क्योंकि नदियों में जगह जगह की मिट्टी शामिल होती है। इस वजह से वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुई, और इस वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो भी मगध में काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो ये रीजंस थे। एक और रीज़न इसमें कहा जाता है बच्चों कि
एलिफेंट्स फ्रॉम फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड। मगध में बहुत ही बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में हाथी पाए जाते थे। तो आपको टैक्स का सिस्टम सिखाया है। टैक्स का मतलब होता है कि एक कंपलसरी पेमेंट जो हम हमारी इनकम में से गवर्नमेंट या राजा को पे करते हैं। तो जो हंटर गैदरर्स होते थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते थे, वो राजा को टैक्स के तौर पर हाथियों को दिया करते थे। अब जंगली हाथी तो राजा को नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास तो कोई भी ट्रेनिंग है नहीं। तो वो हंटर गैदरर्स क्या करते थे, या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग पहले उस हाथी को कैप्चर करते थे, यानी कि पकड़ते थे, फिर उसे ट्रेन किया जाता था, यानी कि उसे ट्रेनिंग देते थे, और फिर कहीं जाकर उसे राजा की सेना में शामिल करने के लिए भेज दिया जाता था या गिफ्ट कर दिया जाता था टैक्स के तौर पर। और ऐसा उस समय पर माना जाता था कि जिस राजा के पास अगर अपनी सेना में हाथी हैं तो वह आधा युद्ध ऐसे ही जीत जाता था, क्योंकि हाथी पर बैठकर हम पैदल चलने वाले सैनिकों को आसानी से हरा सकते हैं युद्ध में। ये फायदा मिलता था हाथी होने का सेना में। तो आधे लोग तो, यानी कि आधे दुश्मन देश तो इसी बात से भयभीत हो जाते थे कि राजा की सेना में इतने सारे हाथी हैं, हम उन हाथियों का सामना कैसे करेंगे, कहीं हाथी हमें कुचल दे तो इस डर की वजह से कई राजा तो युद्ध करने से मना ही कर दिया करते थे। ये फायदा मिला था मगध को। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि रूलर्स ऑफ मगध, यानी कि मगध एम्पायर पर किन किन राजाओं का शासन यानी कि रूल रहा है। तो ऐसा बताया जाता है कि मगध के इतिहास में दो महत्वपूर्ण राजा हुए, एक थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। ये दोनों राजाओं ने हर तरह का प्रयास किया, यानी कि हर तरीके से अपनी एम्पायर को, मगध एम्पायर को फैलाने का काम किया। इन्होंने खूब युद्ध भी लड़े, है ना, खूब ज़्यादा एम्पायर को बढ़ाया भी सही, यानी कि हर तरीके से मगध को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मगध के इतिहास में एक और राजा का नाम लिया जाता है बेटा, वो है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा वो राजा है बच्चों जिन्होंने अपनी एम्पायर को पूरा नॉर्थ वेस्ट तक फैला दिया था। यानी कि आप इमेजिन करिए, मैं आपको मैप भी शेयर करूंगा जहां से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। मगध है एमपी की तरफ, ईस्टर्न यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ वाला इलाका आज मगध कहा जाता है। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट मैं बोल रहा हूँ जो आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। तो छत्तीसगढ़ से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक महापद्मानंदा ने अपने मगध एम्पायर को फैला दिया था, या अपने एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया था, मगध एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया था। तो इसलिए महापद्मानंदा का नाम भी मगध के इम्पोर्टेंट राजाओं की कैटेगरी में लिया जाता है। अब बात करते हैं मगध की कैपिटल की। तो बेटा बिहार में एक जगह है जिसे आज हम राजगीर नाम से जानते हैं, है ना। 2500-3000 साल पहले इस जगह को राजगृह नाम से जाना जाता था, और राजगृह ही मगध की कैपिटल भी हुआ करती थी, है ना। कई सौ वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक राजगृह ही मगध की कैपिटल हुई। लेकिन फिर कुछ समय बाद जाकर इस राजगृह से कैपिटल को शिफ्ट किया गया पाटलिपुत्र नाम की जगह पर, है ना। पाटलिपुत्र वह जगह है जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, है ना। बिहार की कैपिटल बेटा पटना, तो पटना को 2500 साल पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो मगध की पहले कैपिटल हुआ करती थी राजगृह, या आज की डेट में राजगीर कहते हैं उसे, और जिसे बाद में शिफ्ट किया गया कहाँ पर, पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक और राजा के बारे में बात करेंगे बेटा, अलेक्जेंडर के बारे में, है ना। अलेक्जेंडर एक राजा था बेटा जो यूरोप में एक छोटी सी जगह है मैसिडोनिया करके, है ना। इसका भी मैं आपको मैप शेयर करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि यूरोप में मैसिडोनिया किस जगह पर लोकेटेड है।
तो यूरोप में मैसिडोनिया नामक देश का एक राजा था अलेक्जेंडर। अब जो अलेक्जेंडर था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझता था। समझता क्या था बच्चों, वो पावरफुल था भी सही, और उसका एक ही स्वप्न था, पूरी दुनिया को जीतना, यानी कि वर्ल्ड कॉन्करर बनना, विश्व विजेता बनना। अब आप एक बात ये भी समझिए कि उस समय पर यानी कि 2500-3000 साल पहले लोगों को देशों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जैसे आज हम जानते हैं कि यूरोप कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पर है, अंटार्कटिका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है। लेकिन उस समय के राजा केवल इतनी ही जानकारी रखते थे कि हमारे इस तरफ ये देश है, इस तरफ ये देश है, पीछे जाएंगे तो समुद्र है और आगे हमारा एम्पायर है। बस इसके अलावा उनके पास में कोई जानकारी नहीं थी। तो उस समय पर ऐसा स्वप्न रखना कि हमें विश्व विजेता बनना है और दुनिया के सभी देशों को जीतना है, ये बहुत ही बड़ी बात होती थी बच्चों। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में कितने देश हैं और कितने देशों को आपको जीतना है, तो इस सपने को पूरा करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। तो बात कर रहे थे हम अलेक्जेंडर की। तो अलेक्जेंडर था यूरोप के मैसिडोनिया नामक देश का राजा। तो वह अपने विश्व विजेता स्वप्न को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते जब वह इजिप्ट को उसने जीता, वेस्ट एशिया को उसने जीता, और जब वह भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया, तब वह इंडस रिवर को पार करता हुआ, अब आपको सिखाया बेटा इंडस रिवर की 4 ट्राइब्यूटरीज भी हैं, है ना, झेलम, चेनाब, रवि और ब्यास। ब्यास सबसे लास्ट ट्राइब्यूटरी आती है इंडियन साइड पर। तो ये जो अलेक्जेंडर था ये अपनी बड़ी विशाल सेना के साथ इंडस रिवर को क्रॉस करता हुआ चेनाब को भी क्रॉस किया, झेलम को भी क्रॉस किया, रावी को भी क्रॉस किया और ब्यास नदी के किनारे पर आकर रुक गया। रुकने का कारण ये था कि उस समय पर उस नदी में काफ़ी ज़्यादा उफान था, यानी कि फ्लड की स्थिति थी। इस वजह से उसे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। अब जब उसका उफान थोड़ा खत्म हुआ तब वो और भारत की तरफ आगे बढ़ने लगा, है ना। लेकिन जब वो और भारत में अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए आगे बढ़ने लगा तो अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने युद्ध करने से क्यों मना किया, इसका भी एक कारण है। वो रीज़न ये है बेटा कि जब अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण करने के लिए आया, विश्व विजेता बनने के लिए आया, तो जो सबसे पहले राजा से उसका सामना हुआ उस राजा का नाम था पोरस। ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूँ बच्चों। तो भारत में जिस राजा से उसका सबसे पहले सामना हुआ उस राजा का नाम था पोरस। तो पोरस राजा को हराने में अलेक्जेंडर को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करनी पड़ी। और इतनी मेहनत के बाद अलेक्जेंडर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि वो घबरा गए। उन्होंने ये कहा कि हम इस पोरस को हराने में ही हमें इतनी परेशानी आ गई, तो आगे चलकर तो मगध है जहाँ पर बहुत ही बड़ी विशाल सेना है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में पैदल सैनिक है, खूब सारे रथ सवार हैं और खूब सारे हाथी भी हैं उनकी सेना में। तो जब हम पोरस को ही बड़ी मुश्किल से हरा पाए हैं तो हम जो मगध के राजा हैं या जो मगध देश है उस पर कैसे आक्रमण कर पाएंगे, उन्हें कैसे हरा पाएंगे। और यही रीज़न रहा कि जो अलेक्जेंडर था वो व्यास नदी से आगे बढ़ ही नहीं पाया और उसे वापस वहीं से अपने देश लौट जाना पड़ा। तो ये थी बेटा जानकारी, एक क्लोजर लुक मगध के बारे में। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और किंगडम वज्जी के बारे में। थैंक यू सो मच।